गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं धर्मेंद्र साहू आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर की यूटिलाइजेशन पढ़ाने चल रहा हूं। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, विद्युत वेल्डिंग। तो वेल्डिंग होता है क्या है? पहली हेडिंग हमारी है वेल्डिंग। किसी वस्तु को, ध्यान सुनना, किसी वस्तु को उसके गलन बिंदु यानी गलन बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करके अस्थायी रूप से जोड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है? वेल्डिंग कहलाती है। जैसा कि मैं लिखा हूं कि कार्य वस्तु को गलन बिंदु तक गर्म करके अस्थायी रूप से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी? वेल्डिंग कहलाती है। और किसी भी कार्य वस्तु को गलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो ऊष्मा आप किन किन प्रोसेस से देंगे? वो क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? बाई केमिकल प्रोसेस। अगला क्या है? बाई मैकेनिकल प्रोसेस। अगला क्या है? बाई इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। ठीक है ना। यानी जब आप इन्हीं प्रक्रम का प्रयोग करके ऊष्मा देते हैं तो जूल के अकॉर्डिंग I²RT के बराबर क्या हो जाएगा? कितने टाइम में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वही ऊष्मा पाके क्या हो जाएगा? आपका जाप क्या गलेगा, जिसके कारण हम किसी भी मैकेनिकल या किसी भी प्रेशर के माध्यम से प्रेशराइज करेंगे और क्या हो जाएगी? वो दोनों जाप क्या हो जाएंगे? वेल्ड हो जाएंगे। ठीक है। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग देखते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला है आर्क वेल्डिंग, यानी ऐसे वेल्डिंग जहाँ पर वेल्ड करने के लिए आर्क का प्रयोग किया जाए तो हमारी क्या कहलाती है? आर्क वेल्डिंग कहलाती है। राइट। अगला क्या है? रेजिस्टेंट वेल्डिंग। ऐसी वेल्डिंग जहाँ पर क्या किया जाए? रेजिस्टेंट का प्रयोग किया जाए, हाई रेजिस्टेंट, वाह, वो क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंट वेल्डिंग कहलाएगी। और इंडक्शन वेल्डिंग, यानी जो वेल्डिंग इंडक्शन है, प्रेरण द्वारा किया जाए, वो क्या कहलाएगी? इंडक्शन वेल्डिंग कहलाएगी। राइट। तो अगला क्या है? देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट वेल्डिंग। प्रतिरोध वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? तो पहला क्या है? स्पॉट वेल्डिंग, रिंद वेल्डन। स्पॉट वेल्डिंग, रिंद वेल्डन। अगला क्या है? सेम वेल्डिंग। अगला क्या है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक, पहला है स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा है सेम वेल्डिंग, अगला क्या है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक, एक एक को हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आगे क्या है? अगला क्या है? बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग 2 प्रकार का होता है, ऑफसेट बट वेल्डिंग, दूसरा क्या है? फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक, अगला क्या है? परकशन वेल्डिंग। अगला क्या है? स्टोर्ड एनर्जी वेल्डिंग। अगला क्या है? डिफ्यूजन इन वैक्यूम वेल्डिंग। अगला क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग वेल्डिंग। अगला क्या है? मास वेल्डिंग। तो ये तो रहे रेजिस्टेंट वेल्डिंग के टाइप। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग। ठीक, आर्क वेल्डिंग, टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में 2 प्रकार का होता है। पहला कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी जिनमें इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन प्रयोग करें तो क्या कहलाएगा? कार्बन इलेक्ट्रोड प्रोसेस वेल्डिंग। अगला क्या? मेटल, माने इलेक्ट्रोड के रूप में किसी मेटल का प्रयोग कर रहे हैं तो वह मेटल इलेक्ट्रोड प्रोसेस कहलाएगा। तो ये दोनों 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है? पहला सील्डेड कार्बन इलेक्ट्रोड प्रोसेस। ठीक, ये क्या होता है? अगला अनसील्डेड कार्बन इलेक्ट्रोड प्रोसेस। यानी कार्बन इलेक्ट्रोड प्रोसेस 2 प्रकार का होता है, सील्डेड कार्बन इलेक्ट्रोड प्रोसेस, दूसरा अनसील्डेड कार्बन इलेक्ट्रोड प्रोसेस। मेटल इलेक्ट्रोड प्रोसेस भी 2 प्रकार का होता है, पहला सील्डेड मेटल इलेक्ट्रोड प्रोसेस, दूसरा क्या? अनसील्डेड मेटल इलेक्ट्रोड प्रोसेस। ये तो रहे रेजिस्टेंट वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग के टाइप। अब रेजिस्टेंट वेल्डिंग देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो हमारी हेडिंग क्या है आगे? रेजिस्टेंट वेल्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंट वेल्डिंग मतलब जब किसी 2 धातु को जोड़ रहे हैं। ठीक, जब किसी 2 धातु को जोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? आप पास लाएंगे। ध्यान देना, जैसे ये हमारी 2 धातु है। ठीक, 2 धातु है, आप इनको पास लाएंगे तो इनके बीच क्या है? थोड़ी सी गैप है, तो क्या एयर है। एयर होने से क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक, एयर होने से क्या होता है? रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होगा? अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। जब अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ का यहाँ, यानी दोनों जाप का क्या हो जाएगा? कुछ भाग क्या हो? गलेगा। जब उसे मतलब गलन पॉइंट तक पहुंचेगा तो गलेगा, जिससे किसी भी प्रेशर देंगे, किसी भी विधि से क्या देंगे? प्रेशर देंगे। प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगी? दोनों जाप क्या हो जाएंगी? आपस में बेल्ट हो जाएंगी। यही क्या कहलाती है? रेजिस्टेंट वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है। तो जैसे कि मैं थ्योरी लिखा हूं, जब धातु खंडों को दोनों इलेक्ट्रोड के बीच क्या किया जाता है?
उनके पृष्ठों को परस्पर सटा कर रख दिया जाता है तो एनोड से कैथोड की ओर क्या बहती है, धारा बहती है। तब कारखंडों पृष्ठों के बीच जो स्पर्श प्रतिरोध अति उच्च होने के कारण जूल के रिगार्डिंग क्या होता है, I²RT ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक, यही ऊष्मा पाके क्या होती है, वो जब वस्तु गलन बिंदु पर आकर क्या गल जाती है, जिससे किसी प्रेशर द्वारा उसे बिल्ड कर दिया जाता है। तो रेजिस्टेंस बिल्डिंग में पहली हेडिंग हमारा क्या है बेटा, स्पाट बिल्डिंग। ठीक, ये एग्जाम में पक्का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली हेडिंग क्या है, स्पाट बिल्डिंग। बिंदु बिल्डन क्या होता है, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं। ठीक, स्पाट बिल्डिंग में दो भुजाएं होती हैं, एक फिक्स भुजा होता है, दूसरा क्या होता है, मूवेबल भुजा होता है। आप देख रहे हैं मूवेबल भुजा और फिक्स भुजा। मूवेबल भुजा को इलेक्ट्रोड E1 कहते हैं और जो फिक्स भुजा इलेक्ट्रोड E2 कहते हैं। ठीक, और इनमें एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। वो कैसा ट्रांसफार्मर होता है, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी वोल्टेज न्यून वोल्टेज होती है कितना, लो वोल्टेज 6 to 10 वोल्ट, और करंट कितनी होती है 300 to 600 एम्पियर, उसकी क्या होती है, करंट होती है। और जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है क्या होता है, टैप चेंजर ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। यानी टैप चेंजर मतलब यहाँ से आप क्या करते हैं, पावर को घटा बढ़ा सकते हैं। राइट, अब ध्यान देना, इसकी जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं क्या, तो निकुले होते हैं। ठीक, अब जिन जाब को आपको क्या करना है, बेल्ट करना है। जिन दो जाबों को आपको बेल्ट करना है उन्हें क्या कर देंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में इंटर करा दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। राइट, जब आप ट्रांसफार्मर के माध्यम से सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊष्मा का लॉस होगा, I²RT के घातिंग यानी जूल के अनुसार ऊष्मा का लॉस होगा। तो यहाँ का जो वस्तु है वो क्या होगी, गलेगी, अपने गलन पॉइंट तक आके क्या है, गलना शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही गलेगी तो क्या करेंगे, किसी प्रेशर के माध्यम से इसे हम प्रेशराइज करेंगे और दोनों वस्तु क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी बेल्ट हो जाएगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन निकुले होने के कारण किसी एक पॉइंट को ही बेल्ट कर पाते हैं ये, इसीलिए इस मेथड क्या नाम दिए हैं, स्पाट वेल्डिंग, बिंद वेल्डिंग। राइट, फिर से ध्यान देना कि इस वेल्डिंग में दो भुजाएं होती हैं, एक भुजा फिक्स भुजा होता है, दूसरा क्या होता है, चलित भुजा होता है। चलित भुजा को इलेक्ट्रोड E1 और फिक्स भुजा को इलेक्ट्रोड E2 कहते हैं। इनमें जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जिसकी वोल्टेज लो होती है, लगभग 6 से 10 वोल्ट होती है, और करंट लगभग 300 से 600 एम्पियर होती है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है टैप चेंजर ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, जिन जाब को आपको जोड़ना है इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। जब सप्लाई दी जाती है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो जाब रखे हैं अपने गलन पॉइंट तक क्या होते हैं, गलते हैं। ठीक, जब ये गल जाते हैं तो क्या जाके यहाँ से हम प्रेशर लगाकर प्रेशराइज करते हैं, जिससे क्या हो जाती है, दोनों जाबें आपस में बेल्ट हो जाती हैं। ठीक, ये है इस्पात वेल्डिंग। आगे चलते हैं। यदि उसका प्रयोग देखना है कि एप्लीकेशन कहाँ प्रयोग करते हैं इस्पात वेल्डिंग का, ठीक है ना, तो इस्पात वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं कि आप रिवेटिंग जोड़ने में, ठीक है, रिवेटिंग ज्वाइन में लगभग 12 mm तक मोटी धातु चादरों को क्या कर सकते हैं, इसे आप लैब वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, रिवेटिंग में इसका प्रयोग करेंगे, लगभग 12 mm मोटी धातु चादरों को लैब वेल्डिंग इससे किया जा सकता है। ठीक, अगला हेडिंग है सेम वेल्डिंग। ठीक, अगला हेडिंग है हमारी सेम वेल्डिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इस्पात वेल्डिंग का ही एक विकसित रूप है। उनमें भी 2 इलेक्ट्रोड थे, इनमें भी 2 इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है ना, उनमें भी जाब को इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जा रहा है, इनमें भी जाब को इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जा रहा है। लेकिन बस अंतर यही है कि वहां पे जो इलेक्ट्रोड था कैसा था, एक नुकीली इलेक्ट्रोड के रूप में था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोड कैसा है, व्हील इलेक्ट्रोड के रूप में है, व्हील के रूप में है। एक का नाम E1 एक का नाम E2 दिए हैं। और यहाँ पर भी वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर 6 वोल्ट टू 10 वोल्ट और 300 एम्पियर टू 600 एम्पियर।
ठीक है ना, वही टैप चेंजर ट्रांसफार्मर। जैसे ही आप सप्लाई देंगे, सप्लाई आपने दिया, यानी जब जाप को दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखकर सप्लाई देंगे तो क्या किया जाएगा, यहाँ से आप प्रेशर भी प्रदान किया जाएगा। इलेक्ट्रोड के बीच क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी जूल के अकॉर्डिंग। जब ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी तो वहाँ का क्या, जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी वहाँ की वस्तु गलेगी। तो क्या करेंगे हम, प्रेशर यहाँ से प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू जुड़ती रहेगी। और जैसे जुड़ेगी फिर इसको आगे खसकाता जाएगा, जैसे खसेगा फिर अगला पार्ट आएगा, इसको वहाँ पर ऊष्मा पाएगा, वहाँ पर भी गलेगा, फिर प्रेशर देंगे, फिर जुड़ेगा, फिर आगे खिसकेगा। मतलब ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी और यह बेल्ट होता रहता है। ठीक, आप देख रहे हैं कंटिन्यू बेल्ट कर रहा है। ठीक, कंटिन्यू बेल्ट करते हुए जा रहा है। इसका प्रयोग जैसे जल रोधी, भाप रोधी, गैस रोधी आदि टंकियों बनाने में किया जाता है। ठीक, जो टंकी आप जल के प्रयोग करें उसको भाप रोधी टंकी, गैस रोधी टंकी होगी, वार रोधी टंकी हो गई, इन सभी को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, सेम वेल्डिंग का। राइट। अगला हेडिंग क्या है बेटा, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक, अगला हेडिंग क्या है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर भी ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जा रहा है। कैसा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। एसडब्ल्यू मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, पीडब्ल्यू मतलब प्राइमरी वाइंडिंग। एसी सप्लाई यहां से आप देंगे। इसमें दो इलेक्ट्रोड जो हैं कैसे, डाई प्रकार के हैं। ठीक है ना, डाई आकृति के या चपटे आकृति के हैं, या मशीन वेल्डन भी इसे क्या बोलते हैं। ये क्या है, मूवेबल इलेक्ट्रोड यानी चलित इलेक्ट्रोड है, दूसरा क्या, फिक्स इलेक्ट्रोड है। अब ध्यान देना, ये थोड़ा अलग हटके है सभी वेल्डिंग से। इसमें क्या करते हैं, जिन दो जाबों को आपको वेल्ड करना है उन्हें अलग से किसी टंकन विधि द्वारा या किसी मशीन द्वारा, ध्यान देना, यानी जिन जाब को आपको जोड़ना है, जैसे इस जाब को जोड़ना है, इनमें क्या करेंगे हम, प्रोजेक्शन बना लेंगे, यानी उभार बना लेंगे। यानी ऐसा, ये हमारा क्या कहलाएगा, उभार कहलाएगा। किसी मशीन से या टंकन विधि से क्या करेंगे, आप दोनों जाबों में उभार बना लेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, सटा के रख देंगे। ठीक है ना, दोनों को सटा के रख देंगे। जब सटा के रख दिए दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, तो आप यहाँ से सप्लाई प्रदान कर रहे हैं। सप्लाई प्रदान कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। जब उत्पन्न हो जाएगा तो आपकी जाब क्या हो जाएगी, गलेगी। जैसे ही गलेगी तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रेशर प्रदान करेंगे, तो क्या हो जाएगी, ये जो आपका उभार है, दोनों उभार आपस में सट जाएंगे, जिससे क्या हो जाएंगी, ये वेल्ड हो जाएंगे। तो यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी और वेल्डिंग होता रहता है। ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे किसी राड को जोड़ रहे हैं आप, ठीक है ना, किसी नली को जोड़ रहे हैं तो वहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है। ठीक, अपसेट, पहला देखते हैं अपसेट बट वेल्डिंग। एक फ्लैश बट वेल्डिंग होता है, दूसरा क्या, अपसेट बट वेल्डिंग। तो जैसा कि पहला क्या है, ये है अपसेट बट वेल्डिंग। इसमें भी आप देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोड है, एक हमारा क्या है, फिक्स इलेक्ट्रोड है, दूसरा क्या है, मूवेबल इलेक्ट्रोड है। ठीक, इनमें भी दो इलेक्ट्रोड होता है, एक फिक्स इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा क्या था, मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है। और दोनों इलेक्ट्रोडों को परस्पर सटा के क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक, दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या कर दिया हम, परस्पर सटा के रख दिए। और ये क्या हमारा वेल्डिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। राइट, यहां से आप एसी प्रदान करेंगे। जैसे ही आप यहां से सप्लाई देंगे तो चूंकि आप क्या हैं, सटा के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर एयर है, एयर होने से रेजिस्टेंस हाई होगा, तो जूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्पन्न होगी। ठीक है ना। जब यहाँ पर हीट उत्पन्न हो जाएगा तो लगभग दोनों जाब क्या हो जाएंगे, गलेंगे। जब गलेंगे दोनों जाब तो यहाँ से क्या करेंगे, हम प्रेशर प्रदान करेंगे, तो दोनों क्या हो जाएगी, बेल्ट हो जाएगी। ठीक, वही प्रयोग इसका किसी धातु की छड़ या सलाखें तथा तारों के सिरों को परस्पर बेल्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, फ्लैश बट वेल्डिंग का। ठीक, अगला हेडिंग क्या है हमारा, फ्लैश बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अपसेट बट वेल्डिंग का ही एक भाग है।
ठीक, ऑफसेट बट वेल्डिंग का ही एक भाग है। आप दोनों चीज देखिए, यहां पर आप ये भी फिक्स पार्ट, ये मूवेबल पार्ट, इसमें देखिए फिक्स पार्ट मूवेबल पार्ट। यहां पर भी ट्रांसफार्मर के माध्यम से सप्लाई दी जा रही थी, दो वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट। और यहां पर भी दो वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन यहां पर देखो, जो हाई रेजिस्टेंस ग्रुप में एयर गैप था, लेकिन यहां पर आर्क उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। अर्थात दोनों जो इलेक्ट्रोड थे, या दोनों जो जाप थे सटा के रखे गए थे। लेकिन फ्लैश बट वेल्डिंग में दोनों जाबों को सटा के नहीं रखा जाता है, इनके बीच क्या आप देख रहे हैं, गैप है। यानी दोनों जाब को क्या किया जाता है, धीरे धीरे पास लाया जाता है, एक दूसरे के पास लाया जाता है। दोनों जाब को धीरे धीरे एक दूसरे के पास लाया जाता है और सप्लाई प्रदान की जाती है। तो आप देखेंगे कुछ ही क्षणों बाद क्या, यहाँ एयर गैप अधिक होने का रेजिस्टेंस हाई, चूंकि एयर गैप क्या है, अधिक है। एयर गैप अधिक होने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो यहां पर आर्क अधिक उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, आर्क क्या हो जाएगी, आर्क बढ़ जाएगी। आर्क बढ़ जाएगी तो दोनों जाबों का क्या हो जाएगा, ये ए बी सिरा गलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही गलेगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, इधर से प्रेशर प्रदान करेंगे, यहां से आप देख रहे हैं प्रेशर प्रदान करेंगे और दोनों क्या हो जाएगी, बेल्ट हो जाएगी। ठीक, इससे फायदा ये होता है कि जब आप यहां पे आर्क उत्पन्न कर रहे हैं बेटा, तो जो धातुमल होता है चिंगारियों के रूप में, यानी इस धातु का जो धातुमल होता है चिंगारियों के रूप में बाहर निकल जाती है, आर्क के रूप में बाहर निकल जाती है, तो हमारा प्योर मेटल ही बचता है। अर्थात यहाँ यहाँ पे जो वेल्ड होता है कोई अशुद्धियां नहीं होती है, प्योर मेटल ही वेल्ड होता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे पतले सेक्शन को जोड़ने में, मोटर गाड़ी के ढांचों को जोड़ने में, मोटर गाड़ी आदि के ढांचों को जोड़ने में, ठीक है ना, उनकी एक्सल यानी धुरियों को जोड़ने में, पहिया आदि को जोड़ने में, मोटर कार आदि, मतलब फैक्ट्रियों में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक, तो वीडियो देखना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।